ऐसी शख्सियत को बुलाऊंगा जो बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, जो बीजेपी की बात रखते हैं। और बीजेपी से लाजमी हो जाता है सवाल पूछना, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, और छत्तीसगढ़ के नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार है। तो हर जगह आप ही की सरकार है। आ जाइए राजीव जी, आ जाइए। आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आइए आइए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साफ तौर पे पूछूंगा, बिना लाग लपेट के पूछूंगा। मेरा पहला सवाल महिलाओं से रहता है। छत्तीसगढ़ में वादा हुआ था महिलाओं के साथ कि 500 रुपए सिलेंडर देंगे। 1000 रुपए तो आपने दिया, पूरी दुनिया ने देखा। ढिंडोरा पीटा, ढोल की सुनाई भी पूरी दुनिया ने सुनी, पर 500 रुपए सिलेंडर की सुनाई आज तक कानों में नहीं आई। क्या जब भी सिलेंडर लेने जाता हूं तो आपकी याद जरूर आती है? बिल्कुल प्रक्रिया है। महतारी वंदन, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने राम मंदिर का वादा किया था, धारा 370 का वादा किया था, तमाम जो वादे थे वो सारे वादे पूरे। महतारी वंदन का भी वादा किया था, घर देंगे, अपना छत होगा, सारा वादा पूरा हुआ है। इस बात पर भी प्रक्रिया चल रही है। और देखिए जो सिलेंडर हम ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं उसका काम तो चल ही रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को दिया जा रहा है। जब बात करते हैं कि बीजेपी ने जो कहा सो किया, तो मुझे बात याद आती है कि बीजेपी ने कहा था कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। मुझे लगता भी कि आप बनाएंगे, पर रायपुर को क्राइम मुक्त कब बनाएंगे? कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी चाकू नहीं रुकी, कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी ड्रग्स नहीं रुका, कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी गांजा नहीं रुका। आपकी बात आ गई। हिंसाग्रस्त पूरा समाज, पूरे विश्व में। अभी गोपाल जी बात कर रहे थे, अभी उमेश जी बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सारी बातें हिंसा पर ही है। एक मनोदशा चल पड़ी है। छोटे छोटे प्रॉपर्टी पर वाद विवाद। देखिए तीन प्रकार नहीं रुकेगी ये विश्व। देखिए सब अलग अलग लोग लग गए हैं, आध्यात्मिक लोग लग गए हैं, गौ सेवक लोग लग गए हैं, समाज के उच्च विचारधारा वाले गोपाल जी लग गए हैं, आप पत्रकार वृंद के बंधु लग गए हैं। देखिए एक सामाजिक बुराई है। और जहाँ तक बात है, जैसे हम नक्सलवाद पे, सीमा पार लाल आतंक पे हम मुक्ति पाए हैं, और ये लाल आतंक की भी अंतिम बेला है, किल ठुकने वाली है। हमारे विजय शर्मा जी, अमित शाह जी, सारे लोग तैयारी, और हमारे पैरा कमांडोज सारे लोग उन कमांडो को सैल्यूट करते हैं। वो लोग, वो पत्रकार जो मारे गए मुखबिर की शक्ल क्या बीजेपी सिर्फ उन्हीं को हिंदू मानती है जो बीजेपी के बारे में अच्छा बोलते हैं? मुक्तान की बात मुझे याद आती है, महाराज की बात याद आती है कि अभी आपने देखा कि यूपी में किस तरीके की घटना हमारे सामने आई, पूरे देश ने देखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला था। जहां से लोग निकलते हैं वहां से स्वामी जी आना चाहते थे। किसी को जेट सुरक्षा दे देते हैं। बागेश्वर धाम को आपके ही मंत्री, प्रबंध की बात है। बागेश्वर धाम को आपके ही मंत्री नहीं, देखिए सारे जो भारत में रहता है, जो मातृभूमि, पवित्र भूमि, वंदन भूमि, पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, जो हमारी भूमि है, हम उस भूमि के निवासी हैं। सारे लोग उस भूमि के हिंदू हैं। तन समर्पित, मन समर्पित, अब ये जीवन समर्पित। जो इस बात को कहता है, चाहे कोई भी जात का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, वो हमारा हिंदू है, वो हमारा भारतीय है। छत्तीसगढ़ को लेकर के बैठे हुए, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल समझ में आता है तो आप हाथ खड़ा करके कर सकते। मैं ही आऊँगा आपकी तरफ, मैं आऊँगा, कैमरा उनकी तरफ घुमा दीजिए। साफ तौर पे एक सवाल ले लूँ राजीव जी, कोई दिक्कत? बिल्कुल 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 ले लूँ। जब शराब को बढ़ावा दे सकता तो शिक्षा को क्यों नहीं? बिल्कुल, शिक्षा के लिए बहुत बड़ा बजट सवाल आ गया। जब शराब को बढ़ावा दे सकते हैं तो शिक्षा को क्यों नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए पीएम श्री योजना और अभी बजट में भी, नए बजट में भी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा एक बजट की व्यवस्था की गई है। और शिक्षा केवल डिग्री का नापी ना हो कि एमए पास कर लिया, बीकॉम पास कर लिया, एमबीए पास कर लिया, बीए है, बीटेक है। शिक्षा, हमारे प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी सहित सब कोई चाहते हैं कि रोजगारोन्मुखी हो, शिक्षा समाजमुखी हो। ये जो हम बात कर रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, पूरे विश्व में बढ़ रहा है। ये जो हम बात करते हैं कि सामाजिक बुराई हो रही है, लोग छिटक रहे हैं एक दूसरे से, तो समावेशी शिक्षा, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए सरकार चल पड़ी है। और हमारी विष्णुदेव की सरकार भी उसको लेकर चल पड़ी है। शिक्षा का विकास होगा और द्रुतगामी से होगा, समावेशी और नहीं, एक ही सवाल, संपूर्ण शिक्षा होगी। दूसरे आदमी के सवाल देंगे। हाँ बोलिए बोलिए। हो गई बात आ गई। राजीव जी मुझे बताइए, क्या इस बार छत्तीसगढ़ को एक अच्छा बजट मिलेगा? और मैं बजट पे एक बात ये भी पूछ लेता हूँ कि देश में बजट आया,
आपने एक तो निम्न वर्ग को बजट अच्छा दिया, उच्च वर्ग को दिया, मध्य वर्गों के लिए कोई, मध्यम वर्गों के लिए कोई भी बजट में ऐसा नहीं था। और कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि ये पिटारा जो खुला है वो पूरा खाली है। ये कितना खाली था, कितना भरा था, थोड़ा सा एक लाइन में जनता को समझा देखिए, दीजिए। कांग्रेस हमेशा शिगुफा छोड़ती है, जल बिन मछली और सत्ता बिन कांग्रेस हमेशा से रोते रहती है, ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया 55 वर्ष तक देश में? भेंडर वाले को खड़ा किया कि पंजाब में हमारी सरकार आ जाए। वहाँ पर हर जगह उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में समस्या खड़ी की, बंगाल में समस्या खड़ी की। हम तो चाहते हैं कि जो पूरा समाधान निकले, तो उस समाधान के लिए हम चल पड़े। छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय मंत्रियों के बड़े दौरे देखने को मिले। क्या वजह है? छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा खजाना बीजेपी के हाथ लग गया है जिसके लिए, देखिए इस बार मैं बोलूँ तो नितिन नवीन पे कहीं इसलिए तो मेहरबान नहीं थी बीजेपी क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के कदरदान थे। देखिए, छत्तीसगढ़ की ये जो मैंने कहा ना, पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, जो आता है छत्तीसगढ़ में पाता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे सन 2000 में, धर्मेंद्र प्रधान जी भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। तो छत्तीसगढ़ तो पुण्य धन्य धान्य की भूमि है, जो आता है उसको सफलता मिलती है, तो इसीलिए मिली है। और अगर आपका इशारा अमित शाह जी की ओर, तो बिल्कुल वो आएंगे। अमित शाह जी गृह मंत्री है। अमित शाह जी की ओर नहीं है, नहीं सारे मंत्री आते हैं, नहीं सारे मंत्री आते हैं। तो देखिए, ये तो अच्छी बात है ना। अगर कोई मंत्री लगातार दौरे कर रहा है, सौगात नहीं मिल रही है कहावत है, छत्तीसगढ़ को। concern कोई बड़ा for एक आध stress। बुलेट ट्रेन मिल जाता, सब कोई सब मेट्रो मिलेगा। ट्रेन मिल जाता, देखिए, अभी कुछ तो मिल जाता, एक बड़ा आवश्यकता एजुकेशन है। हब मिल जाता। बुलेट ट्रेन कहाँ पर है? जहाँ बड़ौदा से बॉम्बे के बीच में लगभग 3,500 फेरियां रोज लगती है अलग अलग परिवहन की, तो वहाँ पर है। अभी हमारे यहाँ इतनी आवश्यकता नहीं। हमारे आवश्यकता है कि धान की कीमत मिले, हमारे आवश्यकता है कि स्कूल खुले, हमारे आवश्यकता है कि रोजगारोन्मुखी शिक्षा मिले, हमारे आवश्यकता है कि लोगों के छत पर घर हो। तो जिसकी जो आवश्यकता है, मेट्रो ट्रेन भी शीघ्र ही है। इस बार के धान तो चूहे खा गए, ये बात तो आप नहीं, मानेंगे। वो किसी अधिकारी ने कहा था, वो छोड़िए, वो कांग्रेस की लफाजी है। और कुछ नहीं, सवाल का अगर जवाब देंगे तो लोगों को पता चलेगा कि बीजेपी कार्यरत है कि नहीं। सवाल तो मैं सारे छोड़ दूं, आपकी मोहब्बत में आपको हाय हाय और बाय बाय भी कह दूं। बिल्कुल, जो भी आपको कह रहा है, भाई भाई कहिए, है कहिए। हाँ। हमारी सरकार, एक बात बता दूं, जैसे मैं कह रहा था, राम मंदिर बनाया, हमारी 4 सरकार को, चुनी सरकार को बर्खास्त कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि बाबरी मस्जिद टूट गई। हमारी सरकार के लिए लोग कहते थे धारा 370 हटा के देखो, खून की नदियां बहा देंगे। अमित शाह जी ने कहा हम जान दे देंगे, बिल्कुल नहीं हटाएंगे। पर राजीव जी, इस बात को भी तो मानेंगे ना कि कुछ काम अधूरे हैं जिन्हें बिल्कुल। पूरे करने हैं। बिल्कुल इस बिल्कुल, बात मैं को तो नम्रता से, मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नम्रता से स्वीकार करता हूँ आपके बात को। बिल्कुल बिल्कुल, ये है, कोई काम पूर्ण नहीं होता, संपूर्ण कोई नहीं होता। तो बिल्कुल काम की आकांक्षा बनी हुई है, सरकार में भी संभावना बनी हुई है, काम होते रहते हैं लगातार। जो शिकायतें आती है, जो सुझाव होता है, सब पर हम। इस बार की सरकार छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत सरकार है। क्यों? त्रिस्तरीय सरकार कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी है, नगरीय निकाय में भी है और केंद्र में भी है। तो इस बार जितनी मजबूती है, उतनी मजबूती छत्तीसगढ़ में इससे पहले देखने को नहीं मिली थी। तो क्या लगता है कि इस बार बहुत पावर में है, और इसी पावर के चलते कहीं ना कहीं क्राइम रोकने पे जो जनता के मुद्दे, वहाँ से कहीं ना कहीं बीजेपी भटकती हुई नजर आ रही है? नहीं, भटकते नहीं है। देखिए, मैं बता दूं कि आपने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार है। भाजपा ये मानती कि सरकार एक माध्यम है सेवा करने का। हम तो हमेशा काम करते हैं, सत्ता में रहे या ना रहे। पहले चुनाव लड़ते थे प्रचार के लिए। हमें बहुत सारे हमारे लोग हैं जो चुनाव में इसलिए खड़े होते थे कि हमारा प्रचार प्रसार होगा, जीतना हारना कोई बात नहीं। और अटल जी ने भी कहा था कि हमारे तो हंसी उड़ाई जाती थी भाजपा की, तब भी हम मैदान पर थे। मैदान यानी जनता जनार्दन के बीच में उनकी बातों को लेकर संघर्ष करना। हमारे जो अनुषंगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी की, वो लोगों के बीच में 24 घंटे रहती है। अटल जी का जन्मदिन होता, हम रक्तदान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल सत्ता आ गई है तो हम उसमें बैठे हुए हैं। हमारा फोकस है, जो चुनावी मैदान पर जब हम थे 5 वर्ष पहले, तो जो जनता की मांग थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उसको लेके काम करना, तो हमारी सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। ये जो कमिश्नरी प्रणाली आई है, वो इसीलिए आई है। आप देखिए, अब दिख रहा है, उसका रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। वकीलों का हक मार लिया पर आपने साहब। नहीं साहब, किसी का हक वकील नहीं कहते मारा थे, जाता। मैं कहानी बताता हूँ कि किसी दिन कोर्ट में किसी वकील से मुलाकात हो गई, तो वकील को कहा, तो वकील ने बोले कि अब जब 51 लगा के पुलिस वाले भेजते थे तो बोले हम 5,000 रुपये लेके छुड़ा लेते थे। अब पुलिस वाले ही बोल रहे 51 भी हम हटा देंगे और 10,000 रुपये भी हमको दे दो। ये सब असंवैधानिक बातें हैं, ये सब मैं ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, ये हम तो
भारतीय जनता पार्टी ने सारी चीज़ों को ऑनलाइन किया। ऑनलाइन करने से 80% भ्रष्टाचार कम हो गया है और रोकने के लिए भी काम चल पड़ा है। कोई सोच नहीं सकता था, तो अब तो कोई ऑनलाइन से ऑनलाइन रिपोर्ट लिखा सकता है। ये सुविधा विजय शर्मा जी ने दी, पहले नहीं था। पहले तो कांग्रेस के लोग कहते थे, गोपाल जी को भी पता है कि वो एनसीआरबी के रिपोर्ट दिखाते थे। क्यों दिखाते थे? आप थाने में जाइए, आपकी सुनवाई नहीं होती थी, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी फरियादी की। तो ये हमारी सरकार इस ओर काम कर रही है। ठीक है, मैं जीरो सवाल ले टॉलरेंस लेता हूँ पे। एक दो कोई सवाल ले लेता हूँ। पहले मैं दीदी का सवाल ले लेता हूँ। इस बार थोड़ा सा सवाल ज़्यादा है तो मैं नीचे ही रहूँगा, आप ऊपर से जवाब दीजिएगा। सर नमस्ते सर। जी, मेरा एक क्वेश्चन, मैं ये नहीं है नासिक नहीं हूँ, फिर भी राम मंदिर बनाया है, ये नहीं है, उससे किसका मतलब फ़ायदा है? मध्य वर्ग वाले लोग को कुछ फ़ायदा नहीं है उससे। बहुत करोड़ खर्चा करके ये किए हैं, वो पुराण में एक नाम लिखेगा बस। हाँ, इस मतलब राज्यपालन में राम मंदिर बना हुआ है, पर मध्यस्थगत वाला लोग ना जिंदगी भर पूरा 40 लाख का घर खरीदने के लिए लाइफ लॉन्ग EMI ये कर रहा है। फिर उनका 2 बच्चा सोच लीजिए, 2 बच्चा का पढ़ाई करने के लिए 50-50 लाख एक पर्सन का होना चाहिए, क्योंकि हायर जो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, फैमिली बात कर रहे हैं, उन लोग के लिए क्या आपकी बात सोचे आ गई। हैं? बिल्कुल बच्चे लोग देखिए, कैसे पढ़ाई राम करेंगे? मंदिर का आंदोलन 555 मध्यस्थगत वर्ष के का। बच्चे जी लोग जी को पढ़ने के लिए बहुत मन रहता है, पर उन लोग नहीं पढ़ पाएगा। जी जी, आपकी बात आ गई है। बिल्कुल आपका बात है कि राम मंदिर बनने का क्या फायदा हाँ, हुआ और और उनसे- हमारी सरकार मध्यम वर्ग के लिए क्या कर रही जो है। पढ़ाई वाला जी, बच्चा लोग को नौकरी जी, कहाँ मिल रहा है सर? जी जी बिल्कुल। तो ये जो आपके प्रश्न में 2 मूल प्रश्न हैं। पहला, राम मंदिर बनने का क्या फायदा हुआ, उस आंदोलन का क्या मतलब था, और मध्यम वर्गीय बच्चों का क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, राम मंदिर आंदोलन एक अस्मिता का आंदोलन था। आक्रमणकारी बाबर ने राम मंदिर को तोड़ दिया था, वहाँ ठाकुर जी का अपमान किया था। तो हम चाहते थे कि वहाँ पर भव्य राम मंदिर बने। इसके लिए सैकड़ों कुर्बानियाँ हुई, शहीद हुए, कोर्ट में लगातार केस चलते रहा। तो हम नहीं चाहते कि जो हमारे आराध्य देव का अपमान हुआ है वहाँ पर भव्य मंदिर बने। तो उसके लिए बड़ा आंदोलन चला और अंततः हम जीते उस पर। तो इसीलिए राम मंदिर बनाया गया। आप भी एक बार जाइएगा, और सरकार तो ले जा रही है माता बहनों को, सबको। आप जाइए। दूसरा जो आपका प्रश्न था, तो वो आस्था की बात थी। आस्था के ऊपर कोई बात नहीं। आप देखिएगा, दूसरे लोग अपने आस्था के लिए मर मिटते हैं। तो ये हमारी आस्था और हमारे ठाकुर जी की बात थी, श्री राम प्रभु की आस्था की बात थी। और दूसरी बात ये थी कि जो आपने कहा, तो देखिए अभी पॉलिटेक्निक ITI को सर्वांगीण किया जा रहा है रोजगार के लिए। तो अब तो ऐसा है कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि आप रोजगार देने वाला बनिए, रोजगार के लिए भटकने का नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, हमारी सरकार उस पर बहुत काम कर रही है। टेक्निकल एजुकेशन से लेकर जो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन से लेकर ऑनलाइन सर्विस, बहुत सारे काम। और भारत ही आगे चल के विश्व को भी नौकरी देगा। आप देखिएगा, यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं, उनको नौकरियाँ दे रहे हैं। तो हम नौकरी प्रदाता बनेंगे, नौकरी के लिए खड़े नहीं रहेंगे। उस ओर हमारी सरकार काम कर रही है। साहब इधर भी एक सवाल आ रहा है। इस बार आपसे सवाल पूछने के लिए भरपूर लोग हैं। गोपाल सामंतो जी से नहीं थे, क्योंकि गोपाल सामंतो जी के बाद से बहुत लोग सहमत थे। ठीक है, आप बताइए। मेरा सवाल ये है कि अभी छत्तीसगढ़ हमारे, मैं माना मंडल का महामंत्री हूँ भाजपा में। जी भाजपा की सरकार है कि अधिकारियों का राज है? जी, देखिए ये हमेशा और से एक चलता सवाल रहा। और है बहुत इसके अच्छा साथ प्रश्न। साथ, अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया कि बीजेपी के राज चल रहा है कि अधिकारी राज चल रहा है। बहुत दूसरा, बड़ा प्रश्न है। हमारे जैसे सर बताए SIR चल रहा है, हमारे यहाँ माना कैंप में काफ़ी लोग काफ़ी समय से रह रहे हैं और काफ़ी समय से वोट दे रहे हैं। उनको भी उनका SIR होने में बहुत दिक्कत हो रही है, उनका हो ही नहीं रहा है, क्योंकि बोल रहे हैं कि आप ये लाइए वो लाइए, चीज़ें आप प्रस्तुत करिए। जी, आपका मूल प्रश्न है कि अधिकारी राज चल रहा है या पार्टी का राज चल रहा है? हाँ, पार्टी का राज चल जी, रहा है। साफ देखिए तौर पे। ये कभी हमारे सुंदरलाल पटवा जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि अधिकारी घोड़ा है, आप घुड़सवार हो। कभी चाबुक से काम चलाइए, कभी चने खिलाकर काम चलाइए। यानी अधिकारियों को कभी पुचकारिए, साहब हमारा काम करिए। तो हमारी सरकार भी चाबुक और चने लेकर खड़ी है। अभी ऐसा लगता है कि उनके साथ जो तारतम्य है। राजीव जी, बिल्कुल। मतलब ये दौर चना खिलाने का है, चाबुक मारने का नहीं। आप बात मानते हैं? नहीं, ये बात आप मानते हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, असली बात बता रहा हूँ। देखिए, जो हम जिस कॉलोनियल स्टेट यानी उपनिवेशवाद में रहते थे, 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके बाद हमारा संविधान आया। लेकिन जो सिस्टम था अधिकारियों के द्वारा
अधिकारी, पहले होता था कि कलेक्टर हु कलेक्ट द रेवेन्यू, रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए कलेक्टर को दंडाधिकारी पावर दिए गए थे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है, मैं आपके मन से वाकिफ हूँ कि जो आप विचलित हैं, लेकिन शीघ्र ही ये इसे ठीक कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सामंजस्य हमारे सरकार का सामंजस्य, इसीलिए हमारी सरकार बीच बीच में पार्टी कार्यालय में भी लोगों को, नागरिकों को बुलाती है। और बिल्कुल निश्चित रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अधिकारी वर्ग भी हमको सहयोग करते हैं, और कभी जो ये तारतम्य टूट जाता है या तालमेल नहीं होता है, उसको शीघ्र सुधार लेगी हमारी सरकार। एक सवाल इधर से भी है, घबराहट तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई घबराहट, बहुत आनंद आ रहा है। सर मेरा सवाल ये है, जैसे आपने कहा था नक्सलवाद गृह मंत्री जी ने खत्म किया, बीजेपी ने खत्म किया, वैसे ही क्या बीजेपी और गृह मंत्री जी बस्तर जल जंगल जमीन को खत्म करना चाहते बहुत हैं? अच्छा प्रश्न है। ये एक नैरेटिव कांग्रेस ने छेड़ा है। एक और चीज, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। जवाब के लिए आऊंगा। ताली बजनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किसी युवा ने किया है जी। बहुत अच्छा प्रश्न किसी युवा ने किया है। ये एक मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। इस बार लगता है मुझे इधर ही रहना होगा, और बस्तर का जल जंगल जमीन और संस्कृति खत्म हो जाएगी। उस संस्कृति को बचाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी, उसके अनुषंगिक संगठन काम कर रहे हैं। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, गौपालक और तमाम लोग, सरस्वती शिशु संस्थान, देखिए हम तो मर मिटेंगे अपनी संस्कृति बचाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नैरेटिव कांग्रेस के द्वारा छोड़ा गया पर है। पेड़ नहीं और अगर बचाएंगे। मैं आपको बताऊं, A11 केवी जो बस्तर बैलाडीला का है, उससे नेहरू जी ने किया था समझौता। मैं नेहरू और उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर बस्तर में कहीं पे संसाधन है तो उसका उपयोग होगा, उसे पर्यटक केंद्र बनाया जाएगा। और जहां पर अगर मान लीजिए लौह अयस्क है तो उसे निकाला जाएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। यंग मैन आया जाएगा। यंग मैन प्लीज नहीं नहीं, आप आऊंगा निश्चित रहिए। मैं आपका जो ज्वलंत प्रश्न मैं है कि जंगलों को साफ नहीं किया जाएगा, आपने लेकिन पर्यटक क्षेत्र बोला, मेन पार्ट भी हमारा पर्यटक क्षेत्र है, तो उसको माइनिंग के लिए क्यों आगे प्रोसेस कर रहे हैं उसको? नहीं, कुछ क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को नहीं, उसके कुछ। आप मान लीजिए और जो- 27,000 वर्ग हेक्टेयर किलोमीटर है, उसमें अगर मान लीजिए 5 हेक्टेयर को लिया जाता है, उससे प्रभावित नहीं होगा। हमारी सरकार, देखिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। जो जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो सम्मेलन होते हैं, हमको उसके लिए जाना पड़ता है। कंपनियों को भी जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके समक्ष खड़ा होना पड़ता है। तो निश्चित रहिए, देखिए अगर हमें विकास चाहिए तो कहीं कब ऐसा समझौता होता है, लेकिन उसके एवज में दूसरे जंगल लगा दिए जाते हैं। पर्यावरण के विनाश पर कभी उद्योग नहीं लगाया जाएगा, हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है। महिला की तरफ से एक सवाल आ गया है जी, पूछिए दीदी। नमस्ते सर, आपने कहा ऑनलाइन सुविधा कर दिए हैं। वो ऑनलाइन तो पढ़े लिखे के लिए है, और जो कम पढ़े लिखे उनके लिए क्या कहेंगे आप? चल रही योजनाएं चल रही बड़ा अच्छा सवाल पूछे हैं जी। देश में साक्षरता का दर आप भी मानते हैं कि कम है, और चीज़ों को और बहुत ज़्यादा एजुकेशन की जरूरत है। और बहुत अच्छा सवाल निकल के आया है कि जो पढ़े लिखे उनके लिए ऑनलाइन है, तो इससे पहले अनपढ़ों के लिए तो ऑफलाइन रखे थे इन लोगों। बिल्कुल नहीं, आपने अच्छा प्रश्न किया। आपको मैं बता दूं, विश्व के जितने भी व्यावसायिक लोग रहते हैं, आपको बता दूं, उनके पास डिग्रियां नहीं रहती है। तो डिग्री तो एक प्रकार से है कि हमें उस क्षेत्र में जाना है। जिसके पास डिग्री नहीं, वो कहीं भी जा सकता है। आपको बता दूं, अंबानी, जो अंबानी थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, उन्होंने ऑयल फील्ड का काम छोड़ा। ये जो हम नागपुर अलायंस देखते हैं, जो बाबूजी RK जायसवाल, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। एक लोहे के कबाड़ से उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था। अनिल अग्रवाल, जिनका बालको अस्पताल में हम जाते हैं, उनके पास कोई बहुत डिग्री नहीं थी, कलकत्ता में कबाड़ बेचते थे। तो देखिए, जिसके जहां चाह है वहां राह है। तो कभी भी ऐसा हमारे दिमाग में बैरियर नहीं रहना चाहिए। राजीव जी सारे व्यापारियों को जानते हैं, सारों को। नहीं, वो देखिए व्यापारी भी लीडर्स हैं, वो रोजगार देते हैं। वो देश को एक दिशा देना व्यापारियों का काम होता है। अगर व्यापारी नहीं होंगे तो देश की रीढ़ की हड्डी नहीं बचेगी। ये बात आपको भी माननी पड़ेगी, और इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि सरकार इनकी है। सरकार सबकी, इनकी हमारी नहीं है। जनता के द्वारा शासन, ये जनता की सरकार है। और अब अहम हो जाता है कि किसी को और सवाल पूछने हैं तो, या मैं अपना एक सवाल पूछ लूँ। पूछना है आपको भी पूछना। मेरा सवाल रह जा रहा है इन सब चक्करों में जी। सर नमस्कार जी। मैं रेणुका सोनवने मैं गायों की सेवा करती हूँ जी। मैं उन्हीं के बारे में सवाल। सरकार हर मार्च महीने में गायों के लिए तगड़ा बजट निकालती है, फिर क्यों हमारी गाय माता रोड पे घूमती हैं? जी। क्यों उनके लिए एक स्थायी जगह नहीं? जी।
इनका कहना है कि हर साल एक बड़ा बजट सरकार की तरफ से अलॉट किया जाता है, गायों के लिए किया जाता है, पर कहीं ना कहीं वो बजट गायों तक नहीं पहुंच पाता है, गौशाला तक नहीं पहुंच पाता। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका जवाब देने के पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। वो गौपालक जो दूध लेने के बाद गौ माता को सड़क पर छोड़ देते हैं, कृपया उनके घर में जाइएगा और कहते हैं कि आप तो अपनी माँ को भी छोड़ दे रहे हो वृद्धाश्रम में, अब ये हालत आ गई कि गौ को भी सड़क पे छोड़ दे रहे हो। तो कम से कम आप लोग गौपालक हो, मुझे पता है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, तो आप लोग कम से कम उन गौपालकों तक पहुँचिए कि आप सड़क पे मत छोड़िए, गौ माता को अपने घर में रखिए, या जो गौठान है या जो बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था है जिन्होंने गौशाला बना रखी, कम से कम वहाँ पर छोड़ दीजिए। जी जी, एक मिनट माइक ले लीजिए, फिर से शुरू से बोलिए। मेरी गौशाला है मंदिर हसोद में जी जी, और 180 गाय अभी मेरे पास हैं, एक्सीडेंटल गाय, जो उनकी सेवा 25 साल से कर रही हूँ मैं जी, उनकी सेवा 25 साल से कर रही हूँ। तो गोपालक खुद अगर एक्सीडेंट होता है तो गोपालक कभी नहीं बोलता कि ये मेरी गाय है, क्योंकि वहाँ हमारे जैसे गौ सेवक हमारे उमेश बिसेन वहाँ पहुँच जाते हैं, तो सारी ठेकेदारी हम गौ सेवा वालों के लिए है। और इतनी तकलीफ हम लोगों को होती है देखकर कि झिल्ली पन्नी खा के गौ माताएं मर रही हैं, गोपालक ही खुद इस चीज से एग्री नहीं होते कि ये गाय हमारी। हाँ, अगर वो गाय ने बच्चे दिया है, वो दूध देने वाली है, तब लड़ाई करके हमसे आप गौ माता ले जाते हैं। तो क्या गोपालक तक हम जाएंगे? हमारी जितनी क्षमता है हम उनकी सेवा कर रहे हैं। मेरा सिर्फ सरकार से सवाल था कि बजट इतना आ रहा है तो कम से कम गौशाला वालों के लिए कुछ ऐसा कुछ निकालिए कि वो मन से दिल से सेवा करें। हम लोगों से अनुदान लेके जो छोटा मोटा हम उनकी सेवा कर रहे हैं। आपकी बात आ गई है, बिल्कुल आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, और सरकार की भी योजना है, गौठान और से लेकर तमाम योजनाएं आएगी और बिल्कुल हम तक पहुंचेगी, और आपकी बात भी मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा। और कोई सवाल कोई पूछे कि मैं पूछूं? अच्छा, बहुत देर से बैठे हो, इनको देख रहा हूँ, बहुत बार हाथ ऊपर कर लिए। नमस्कार सर, हमारी सरकार होते हुए, मतलब मैं भी बीजेपी का ही वोटर हूँ, हमारी सरकार होते हुए भी छत्तीसगढ़ में गायों की जो स्थिति है वो कांग्रेस से बदतर है, मतलब कांग्रेस से राज से और खराब स्थिति है। आज की हकीकत यही है, क्योंकि हम लोग गौ सेवक है, जमीनी धरातल पे सेवा करते हैं। तो इस बारे में आपका शासन का क्या विचार है? देखिए, इसके पहले की जो सरकार थी वो गौठान के नाम पर वहीं के पंचायतों का काम का पूरा करके गौठान खाली रहता था, पूरा गौवंश सड़क पर था। अब वो अतीत की बात हो गई। हमारी सरकार इसको लेके एक बहुत बड़ी कार्य योजना गौ अभ्यारण्य और गौ रक्षण केंद्र बना रही है। निश्चित रूप से जो ये आपकी तकलीफ है, और मैंने जो अपील की कि गौ पालकों से बोलें कि अपने जो गौ वंश है उसकी रक्षा करें, नहीं तो आपके ऊपर माता जी हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जाके आए। अभ्यारण्य का ये बहस नहीं करनी, ये जवाब देंगे, क्योंकि ये मंच बहस का नहीं है। मैं शालीनता के लिए एक आदमी को बुलाया हूँ। जो आपकी चिंता, उस चिंता से सरकार को भी पता है, और सरकार इसको लेकर काज कर रही है। इनसे लड़ने के लिए मैं खुद ही बैठा हूँ। आपकी चिंता स्वाभाविक है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप सरकार को कहिए कि गो की व्यवस्था है उसको थोड़ा सही सरकार को माइक लो। एक बहुत अहम हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद जो पनपा जी जो जन्म लिया, ये 2018 के बाद लिया, ऐसा मुझे लगता है। मैं सवाल पूरा कर लूँ? जी जी जी, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद जो आया, जो गेड़ी चढ़ने लगे, भौड़ा नचाने लगे, चीला खाने लगे, बोरेबासी खाने लगे, तो इसमें भूपेश बघेल का हाथ बीजेपी मानती है कि नहीं मानती है? नहीं, ये बहुत पहले से। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाऊंगा। मैं देख रहा हूँ आंध्र समाज के बहुत सारे लोग हैं। आपको पता, उच्च शिक्षा के लिए आंध्र समाज के लोग, जे योगानंदम, जिन्होंने छत्तीसगढ़ कॉलेज की स्थापना की, वो आंध्रा समाज के थे, रायपुर में पैदा हुए थे। अपना पैसा लगाकर, अपना मकान बेचकर, खेत बेचकर उन्होंने छत्तीसगढ़ कॉलेज की स्थापना की थी 1924 में। अब हम क्या बोलेंगे कि जे योगानंद जी छत्तीसगढ़ी नहीं है? शैलेंद्र नाथ बोस, भूपेश बघेल का हाथ मानते कि नहीं? मैं तो नहीं, किसी का हाथ नहीं। जो छत्तीसगढ़ में, जो हमारी हिंदुत्व की परिभाषा है वही छत्तीसगढ़ की परिभाषा है। जो छत्तीसगढ़ महतारी को अपनी पुण्य भूमि, पावन भूमि मानता है, यहाँ की संस्कृति को सम्मान करता है, वो छत्तीसगढ़ी है। किसी भूपेश बघेल या किसी से हमको सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। जो जे योगानंदम के जो वंशज बैठे हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए काम किए, योगानंदम साहब जिन्होंने छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना की, अपना तन मन सब कुछ बेचकर वहाँ के प्राचार्य बने, उनके पुत्र भी प्राचार्य बने।
तो उसी प्रकार से उस किसी सर्टिफिकेट की, मैं आपको बता दूं, शैलेंद्र नगर आप जानते हैं, शैलेंद्र नाथ बोस, वो छेड़ी खोड़ी स्कूल खोला था, चरवाहों का स्कूल शुरू किया था 1910 में, जो आपके सामने है। तो वो तो ये नहीं बोले कि यहाँ पर केवल हमारे समाज के लोग पढ़ेंगे। और बता दूं कितनी शानदार है, कालीबाड़ी जो शाला आप देखते हैं, उसमें दाऊ कल्याण सिंह ने 50,000 उस जमाने में दिया था, जो आज कई करोड़ होता है। तो ये हमारी सांझी शहादत, सांझी विरासत, हमारी विरासत तिराजत सब एक साथ है। यहाँ जितने लोग हैं सब छत्तीसगढ़ी हैं, उनकी अपनी सांस्कृतिक भी है। यहाँ पोंगल भी मनाते हैं, और यहाँ पोला के दिन वही आंध्रा के लोग या बंगाल के लोग भी खेलते हैं, यही मारवाड़ी लोग भी यहाँ पर बचपन से रह रहे हैं। तो वो संस्कृतियाँ, साझी संस्कृति तो भारत की ये विशेषता है, उसको हम अगर प्रांतवाद के नाम पे अलग कर दें कि यहाँ कोई नहीं रह सकता, यहाँ की संस्कृति में जिए खाए या रचे, तो ये कोई बात नहीं है। ये प्रांतवाद एक कांग्रेस का जो स्लीपर सेल गैंग है, वो उस पर काम करती है कि उनको वोट मिल जाए। देखिए दरअसल हो क्या रहा है कि सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर सब जब हम एक हो जाते हैं तो एक वर्ग को बड़ी चोट पहुंचती है। वो सोचता है कि प्रांतवाद के नाम पर लोगों को अलग कर लिया जाए, पर यह साजिश नहीं चलेगी। राजीव जी, बहुत अहम सवाल हो जाता है कि कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में भूपेश बघेल जाते हैं। गोपाल सावंतो जी तवज्जो दीजिएगा इस सवाल पे, आपका चाहता हूं मैं कि ध्यान इस सवाल पे रहे। कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में भूपेश बघेल जाते हैं और कहते हैं कि बीजेपी से मुझे 2-2, 3-3 बार ऑफर आ गया है कि बीजेपी में आ जाओ। और एक सवाल इसमें जोड़ दूं कि जब बीजेपी से बाहर होता है कोई, तो अपराधी होता है, वो भ्रष्टाचारी होता है, पर जैसे वो बीजेपी में आता है, ये मेरा सवाल नहीं है, बार बार कांग्रेस के द्वारा पूछा, अगर आपने बार बार स्पष्टीकरण भी दिया, पर कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में जो आरोप लगे कि बीजेपी से ऑफर मिले हैं भूपेश बघेल को, क्या कहेंगे इस पे? ये जैसे हम जैसे हम कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देखते हैं ना, वो एक कॉमेडी शो था, एक हास्य बोध था, वो कॉमेडी शो से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब भूपेश बघेल जी महासचिव बन गए हैं, छत्तीसगढ़ में उनको काम नहीं, उनको पंजाब भेज दिए हैं, तो वो थोड़ा सा तवज्जो चाहते हैं। तो देखिए तवज्जो चाहने से क्या होता है, लोग या तो अच्छे कपड़े पहन लेते हैं कुछ, या तो ऊट पटांग करते हैं, टोपी पहन लेते हैं, या गर्मी में अगर कोई गरम कोट पहन ले और 3 पीस पहन ले और सर के ऊपर, तो थोड़ा तवज्जो इस आदमी को क्या हो गया। तो भूपेश बघेल जी चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा तवज्जो मिले। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी विशाल पार्टी है, सबका स्वागत है, जो जाना चाहे वो चले जाएं, जो आना चाहे आ जाए, यहाँ की विचारधारा को स्वीकार कर ले। बहुत सारे ऐसे लोग जो कांग्रेस से आए वहाँ राज्य बस गए, और कोई अगर ये कहता है कि मैं आना चाहता हूँ, मेरे को ऑफर मिला, तो कोई ऐसा ऑफर गेम नहीं है, ये कोई मार्केटिंग है, ऑफर चल रहे हैं, आ जाइए। तो ये गोपाल भैया की तरफ मैं ही माइक लेके आता हूँ। साफ तौर पे गोपाल भैया बीजेपी से अपनी ही सरकार से सवाल पूछेंगे या जवाब देंगे? मैं एक बात कहना चाहूँगा, राजीव भैया भी स्टेज पर है, मैं भी यहीं पे हूँ। हम दोनों के ऊपर भूपेश बघेल के सरकार में कम से कम 4 केस हुआ है। हमें तो कोई ऑफर नहीं मिला, या हमने तो कोई ऑफर की बात नहीं की। और लाइव बता रहा हूँ, हम दोनों भाई साहब तो राजनीतिक साजिश के चलते जेल में भी दिन काटने पड़े, मुझे फरारी काटनी पड़ी। हमने तो कभी जाके किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला कि हमें भाजपा ने बुलाया या हमें कांग्रेस ने बुलाया था। ये भूपेश बघेल की मानसिकता है। भूपेश बघेल के बारे में बात करना केवल उसकी मानसिकता जताती है। उनके लड़के ने, सुपुत्र ने इतना बढ़िया से कहा कि मुझे जेल में तकलीफ होती थी, मुझे ये होता था, मुझे वो होता था। किस राजनीतिक व्यक्ति ने ये कहता है, अरे भाई तुम एसी में घूमने वाले थे, तुम एसी में रहने वाले थे, तुम सोने के चम्मच से खाना खा रहे थे, इसलिए तुम जेल गए, तो तुम्हें तकलीफ हुई। तुम अगर आम आदमी की जिंदगी गुजारते तो तुम्हें पॉडकास्ट में ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भूपेश बघेल की तो बात ही करना ठीक है। जिस तरीके से अपराधी बाहर आते हैं और फिर बताते हैं कि तकलीफ हुई, मैंने मान लिया कि तकलीफ हुई, पर उन्होंने कहा कि खानों में कीड़े थे। खैर मैं इस बार फरारी नहीं काट पाया आपकी तरह। ठीक है, ठीक। तो जिस तरीके से चैतन्य बघेल ने भी आरोप लगाया कि खानों में गंदगी थी, चीजें थी, अच्छा खाना कवासी लकमा को दिया जाता था। क्या कवासी लकमा का इशारा तो नहीं कर रहे, धीरे धीरे बढ़ तो नहीं रहे, और कवासी लकमा बीजेपी में आएंगे तो बीजेपी में आप उन्हें अपनाएंगे? नहीं, देखिए राजनीतिक संभावनाओं का मौसम है, कब पानी गिर जाएगा, कल तूफान होगा, कोई नहीं जानता। तो संभावना सबकी बनी रहती है, लेकिन ऐसा किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, जैसे भूपेश बघेल जी कह रहे थे। अच्छा, निमंत्रण नहीं दिया जाता, पर भूपेश बघेल अगर कल चल के ये बोल देते कि मैं बीजेपी में आ रहा हूं, तो बीजेपी में उन्हें कोई बड़ा पद ऑफर किया जाएगा? ये तो
पहली बात तो ये कल्पना का प्रश्न है। अब कल्पनाशीलता पे हम कविताएं लिख सकते हैं और आगे कुछ नहीं। कोई ऐसा बुलाता नहीं है। कोई सवाल या मैं सवाल पूछूं? किसी का कोई सवाल? साफ तौर पे एक चीज ये बता दीजिए कि आप एक सपना दिखा रहे हैं कि देश का विकास होगा 2047 तक, सपनों का भारत। हर बार जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी एक नया टैगलाइन लेके आती है, एक दूर देखती है और उस दूर को दिखाती है कि वहां पहुंचना है, और उस पहुंचने के चक्कर में बीजेपी जीत जाती है। तो क्या ये सपना सच होगा 2047 का या महज परिकल्पना है? क्योंकि मैं साफ तौर पे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे नेता उस समय तक नहीं टिक पाएंगे क्योंकि वो अपने आयु के आखिरी वर्ष में है। तो क्या इसका ब्लूप्रिंट है या ब्लूप्रिंट बनाने की तैयारी में है बीजेपी? देखिए, इंदिरा गांधी जी ने स्वप्न देखा था 19वीं सदी का भारत, राजीव गांधी जी ने कहा 21वीं सदी का भारत, कंप्यूटर युग। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें 1947 तक विकसित भारत बनाना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत। तो देखिए, जब तक आप टारगेट नहीं रखेंगे, एक कहावत है ना, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, जिसे निज भाषा निज राष्ट्र का गौरव नहीं हो, मनुष्य समान नहीं, मनुष्य नहीं नीरा पशु समान है। तो हमारा अगर टारगेट नहीं रहेगा, हम अगर लॉन्ग कोई गोलशीट को लेकर नहीं चलेंगे, हमारा मिशन और विजन नहीं रहेगा, बिना उद्देश्य का मनुष्य का क्या है? तो ये एक उद्देश्य है और उसको एक रहती है लॉन्ग टर्म पॉलिसी, एक रहती है शॉर्ट टर्म पॉलिसी। एक दीर्घकालीन योजना है कि भारत में लघु उद्योग, अति सूक्ष्म उद्योग, वृहद उद्योग, कोर इंडस्ट्री ऐसा बनाया जाएगा। पर्यावरण से और टूरिज्म से, माने उद्योग धंधे से लेकर सामाजिक सांस्कृतिक एक बदलाव हो, हम भारत को विकसित भारत की ओर ले चले। इस टारगेट को लेके चल रहे हैं और जनता का प्रतिसाद मिल रहा है। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ये बहुत बड़े टेक्नोक्रेट थे, मिसाइल मैन थे। उन्होंने भी कहा था आपको सपने देखना पड़ेगा और सपने देखने के लिए सोना नहीं है, आपको जगना है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था। उन्हीं बातों को लेकर हमारी पार्टी चलती है। इस बार छत्तीसगढ़ में दो चीजें देखने को मिली, आपकी सरकार और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का जिस तरीके से बाहरी लोगों के लिए, सिंधियों के लिए, अग्रवालों के लिए जिस तरीके से बयान आया, और उस बयान पे बीजेपी ने सख्त रुख अपनाया भी, मैं इस बात से नहीं नकारता हूँ, पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के रहते हुए ऐसे बयान आने आम बात हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना बीजेपी के शासनकाल में पनप रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, बड़ा संरक्षण मिला हुआ है छत्तीसगढ़ हर राज्य में बीजेपी के तरफ से। नहीं, कोई संरक्षण नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, सबको ये संविधान ये अधिकार देती है कि वो अपनी बात रख सकते हैं। तो उनका अधिकार है, वो बात रख रहे हैं। जनता कितना स्वीकार करती है, ये बात है। पर इस बार क्योंकि आपको बता दूं, पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन में भी असित भट्टाचार्य जी थे, तुलजाराम फतनानी जी के भी लोग थे, हमारे दीनानाथ वर्मा जी भी थे, तमाम लोग थे। तो वो भी चाहते थे कि छत्तीसगढ़ का पैसा से भोपाल में सड़कें बन रही है, इंदौर में कॉलेज खुल रहे हैं, छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो रहा। जो स्वर्गीय खूबचंद बघेल जी का स्वप्न था कि छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करना चाहिए और छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ में रहे, उस पैसे से यहाँ की तरक्की हो, उस काम पे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, हम ही बनाएंगे अपना सुंदर छत्तीसगढ़। तो इस छत्तीसगढ़ को बनाया हमने है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इसके पहले आंदोलन होता था, तो अटल जी आए और उन्होंने घोषणा की सप्रे स्कूल के मैदान से हम छत्तीसगढ़ बनाएंगे। अगर 11 की 11 सीटें मिले, 8 सीटें मिले, उसके बावजूद भी हमने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। तो हमारा कर्तव्य, हम अपने सुंदर छत्तीसगढ़ को शानदार छत्तीसगढ़ बनाएंगे। बंगाल को लेकर के बीजेपी की चुनाव को लेकर के, बंगाल चुनाव को लेकर के बहुत अहम माना जा रहा है और बहुत सालों से जोर आजमाइश हो रही है, पर हाथ कुछ नहीं लग रहा है। पर इस बार बीजेपी ने अपनी जोड़ आजमाइश को बहुत तेज कर दिया है। तो बंगाल चुनाव को लेकर के कोई बड़ा रोड मैप है, कोई बड़ी चीज़ें तैयार, ब्लूप्रिंट तैयार की जा रही कि किस तरीके से ममता बनर्जी को हराना है, कांग्रेस को किस तरीके से शिकस्त देनी है? ऐसा कोई ब्लूप्रिंट है भी बीजेपी के पास या बन रहा है? देखिए, हर चुनाव को पार्टी बहुत गंभीरता से लेती है, कोई भी राज्य का चुनाव हो, छोटा राज्य हो, बड़ा राज्य हो। बंगाल, जैसे गोपाल जी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। 7 जो राज्य उससे मिलते हैं, जिसे चिकन नेक कहते हैं। अभी बांग्लादेश में जो कट्टरपंथियों का शासन था, वो धमकी देते थे हम चिकन नेक से घुस जाएंगे और वहाँ पर वो, इसीलिए बंगाल बहुत सेंसिटिव है। और गोपाल जी जैसे राष्ट्रभक्त की टीम वहाँ टोली काम कर रही है, सेव बंगाल का, सेव बंगाल सेव इंडिया। यानी बंगाल में देखिए, सबसे पहले क्या एक
प्राकृतिक रूप से जो दुर्दशा हुई, वो जो भयंकर, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई, उन्होंने बंगाल में उद्योग पनपने नहीं दिया। बंगाल विकास में बहुत, जो मैनचेस्टर कहा जाता था कलकत्ता, जहाँ चमड़ा उद्योग, खादी उद्योग, ये जो बोरे बनते हैं, बोरों का उद्योग था, पूरे विश्व में उसका होता था, और वहाँ का ब्रेन सब बाहर चला गया। तो बंगाल को बचाना पार्टी के लिए एक केवल चुनाव जीतना नहीं है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ से जिस प्रकार से आईएसआई का दुष्प्रभाव चल रहा है, हुजी आतंकवादियों का नेटवर्क चल रहा है, तो वो चूंकि सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए चाहते हैं कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो। और वहाँ पर सत्ता में बैठी हुई ममता बनर्जी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए लगी हुई है और वो राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ खेल रही हैं। इसीलिए बंगाल को लेके आपने सही कहा कि केवल राज्य का चुनाव ही नहीं है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो, ताकि जो भारत के ऊपर कोई आक्रमण ना हो। देखिए, इस बार आपने क्रिसमस में बहुत देखा बजरंग दल ने उत्पात मचाया क्रिसमस को लेकर के। मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि जनता कहीं ना कहीं ये गलियारों के मुद्दे हैं, ये चौक चौराहों के मुद्दे हैं कि बीजेपी इस पे क्या सोचती है। लोग ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी का क्या स्टैंड होता है। लोगों के मन में ये भावना बैठ गई है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इन लोगों के समर्थन में है। तो बजरंग दल ने जिस तरीके से मैग्नेटो मॉल में तोड़ फोड़ की और क्रिसमस न मनाने का आग्रह किया लोगों से, कहा कि क्रिसमस जो मनाएगा हम उसके घर चले जाएंगे, हम ये चले जाएंगे। अब जब त्यौहार, क्या लगता है कि अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी शिकंजा कसने में भी नाकामयाब है और अब आदमी त्यौहार भी अपने मन से नहीं मना सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के बड़े गिरजाघर में गए तो एक संदेश गया, उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। ये बात बजरंग दल को क्यों नहीं बता रहे बीजेपी वाले? मैंने क्या कहा, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना हो, बजरंग दल हो, संविधान सबको आप ही के शासन में भूपेश बघेल ने पूरा कंट्रोल करके रखा था। वो रोड पे कोई बड़ा आंदोलन देखने नहीं मिला। तो भूपेश बघेल जी के बंगलों से तो पुलिस वालों को फोन आता था, ये गुंडा हमारे पार्टी से रिलेटेड, इसे छोड़ दो नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे। आज जो हमको तकलीफ हो रही है उसकी पृष्ठभूमि वहीं से तैयार हुई, जब अपराधियों का जो मनोबल है वो बहुत बड़ा हुआ था। उनको लगता था हमारी सरकार हमारे द्वार, तू हर सरकार तू हर द्वार। तो वो अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार थी, ये अपराधियों को माफ नहीं साफ करने वाली सरकार है। इसलिए दोनों में फर्क यही है, इसीलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है। जो सिंडिकेट है क्राइम का वो बहुत जमा हुआ है, धीरे धीरे हम उसे समाप्त कर रहे हैं। इस बार क्राइम में चैतन्य बघेल देखने को मिला, कवासी लखमा देखने को मिले, पर इन्हीं के अच्छा क्रिसमस पे आप बोलेंगे, पर मैं सवाल कर लूं कि भूल जाऊंगा उससे पहले पूछ लूं? ये भले स्टॉप करके रख लेंगे, जवाब बाद में देंगे। इस बार चैतन्य बघेल अंदर दिखे, इस बार कवासी लखमा अंदर दिखे, सब अपराधी अंदर दिखे। आईएएस भी थी, कोई सोच नहीं सकता, आईएएस अंदर थे। तो फिर कल्पना वर्मा पे क्या बोलेंगे? मैं ये बात छेड़ना नहीं चाहता था। उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है। तो लेट क्यों, इतनी लेट क्यों, इतनी लेट कार्रवाई हुई लेट क्यों? जांच की जाती है। हमारी सरकार सरासर किसी के ऊपर अन्याय नहीं कर सकती है, पर एक प्रक्रिया होती है। देखिए राजीव जी एक लाइन, यही प्रक्रिया आम आदमी के साथ क्यों नहीं? आज आम आदमी कंप्लेन लिखाने जाएगा तो उसकी विवेचना होगी, बाद में वो 2 दिन बाद सोचेंगे, फिर डीएसपी को फोन लगाएंगे, सीएसपी को फोन लगाएंगे, एसपी को फोन लगाएंगे और पूछेंगे सर वो करना है क्या? देखिए राजपत्रित पर कोई प्रभुत्व आदमी, मैं समझ गया हूँ, कोई प्रभुत्व आदमी किसी गरीब के ऊपर कंप्लेन करा लेता है। राजपत्रित अधिकारी के ऊपर ये कानून में प्रक्रिया है, उसका प्रोटोकॉल है। राजपत्रित अधिकारी के ऊपर कंप्लेन करने के पहले उसकी जांच की जाती है, नहीं तो कैट सेट उनके अलग बहुत सारे उनके मंच हैं जिसके माध्यम से वो बच जाते हैं और सरकार की किरकिरी होती है। तो इसीलिए आप देखिए विष्णु का सुशासन है, विजय शर्मा जी का शासन है, यहाँ पर कोई ऐसा गलत किसी के साथ गलत नहीं होगा। क्रिसमस भी मनाया जाएगा, दिवाली भी मनाई जाएगी और आज आने वाले समय में होली भी मनाई जाएगी और ईद भी ना, सब बिल्कुल, ईद भी। अरे हमारा तो अल्पसंख्यक विभाग है साहब, और उसमें सारे लोग हैं। हम तो एक विधायक प्रबोध मिंजी जी को टिकट दिए हैं। ये बात मैं प्रबोध मिंजी जी को टिकट दिए तो कांग्रेस के लोग उस पर आपत्ति करते हैं। ये बात मैं मंच से बताता हूँ कि बाहर मुझे मुसलमानों की स्थिति अच्छी है कि बुरी नहीं मालूम नहीं, पर बीजेपी में मुसलमान जो है वो सीना तान के और टोपी पहन के चलते हैं, ये मैंने अपने आंख से देखा है। धन्यवाद। हाँ जी गोपाल जी, क्रिसमस पे आप जवाब दीजिए। बजरंग दल क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आपने क्रिसमस पर बोला और मैग्नेटो का नाम लिया। मैग्नेटो का नाम लिया। सोचिए जब चेंबर ऑफ कॉमर्स ने उस बंद को समर्थन दिया, प्रदेश के सारे व्यापारिक संगठनों ने उस बंद को समर्थन दिया,
तो मैग्नेटो खुला क्यों था, ये भी तो प्रश्न है। पुलिस जाके बंद करा लेती, एक एक FIR लेके, क्या कंप्लीट पेन में तो करने स्याही कम दीजिए। गई थी? क्या वो मैग्नेटो मॉल का मालिक कौन है? वो कांग्रेस के महासचिव है, अरुण सिंघानिया जी का मॉल ये है। बड़ी बात कह रहे हैं। ये बड़ा प्रश्न है। अरुण सिंघानिया जी कौन है? अरुण सिंघानिया जी कांग्रेस के महासचिव है। अगर उनका मॉल खुला रहता है तो ये मान लिया जाए कि कांग्रेस इस प्रदेश में बाकी लोगों की भावनाओं के विपरीत चल रही है। इस बात को भी तो मीडिया को उठाना चाहिए था। पूरी आपने पूरी बैजनाथ पारा तोड़ दी और 2 आप ही के कार्यकर्ते उनकी दुकानें छोड़ दी। 1 मिनट पर मैग्नेटो पे पूरा बात कर लेता अच्छा हूं। ठीक है, बोल लीजिए। फिर मैग्नेटो में जो चीजें हुई, जो क्रिसमस पे सजावट हुई, क्या कभी दुर्गा पूजा के समय ऐसी सजावट हो जाए? 9 कन्या को कभी मूर्ति बना के वहां दिखाया जाए, 9 कन्या भोजन कैसा होता है वो भी कभी पूछ लीजिए। उनसे पूछना चाहिए अरुण सिंघानिया जी से कि केवल हिंदू, केवल गोपाल जी मैं आपकी बात से सहमत न्यू ईयर हूं, उन्हें पर मैं दिखता बोलता है। हूं कि ये सवाल कौन करेगा? ये सवाल प्रशासन का काम है। ये सवाल ये सवाल आपका काम है। आप एक बार अपना पुलिस विभाग भेज सकते, पर बजरंग दल अगर जा करके बंद कराएगा ऐसे, तो क्या ये संवैधानिक है? मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या मीडिया ये बात कहीं बोलेगी कि वो जो मैग्नेटो मॉल है वो कांग्रेस के महासचिव का है? आज आप देख लीजिएगा, आपकी यही बाइट इसी की तरीके से चलाऊंगा मैं। ये बोलेगा कि जो अरुण सिंघानिया जी ने कांग्रेस में कार्य किया है या काम कर रहे हैं, उसी अरुण सिंघानिया जी के मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ हुई और उन्होंने सारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के, सारे व्यापारिक संगठनों के बात को दरकिनार करते हुए मैग्नेटो मॉल खुला रखा। क्या ये एक सोची समझी साजिश नहीं थी? हो सकता है उन दंगाइयों के बीच में उनके भी लोग थे जिन्होंने साजिश के रूप में ये कार्य किया है। ये मंशा क्या दिखाती है? जब सारे संगठनों ने बंद का आह्वान को एक स्वर में उस बंद के आह्वान को माना, तो एक मॉल, वो भी एक कांग्रेसी का, क्यों खुला छूट गया? ये तो बड़ा प्रश्न है, ये पूछना चाहिए। ये अरुण सिंघानिया जी से सीधा प्रश्न पूछना चाहिए। क्या संगठन के दबाव में है बीजेपी? अलग अलग संगठनों के जैसे क्रांति सेना, बजरंग दल, शिवसेना, इनके दबाव में है? किसी के दबाव में कोई संगठन नहीं रहता ना, कोई प्रशासन रहता। तो फिर क्या संगठन ये अपना काम करती है। ये संगठन के पास 6 काम होते हैं मुख्य रूप से। हमारे जो हुतात्मा हैं उनकी पुण्य स्मृति मनाना, उनका जन्मदिन मनाना, जो काम आते हैं केंद्र से। मान लीजिए कोई काम आया अभी कि हमें रक्तदान करना है, तो उस काम को हम करेंगे। कोई काम आया कि हमें न्यू ट्रेड पॉलिसी पे किसानों के बीच में जाना है, तो हम किसानों के बीच में जाएंगे। तो ये संगठन किसी दल पर काम नहीं करती। संगठन की अपनी अंतरात्मा होती है। देश काल परिस्थिति विषय पर संगठन काम करती है। तो कोई संगठन हो आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, उस पर बहुत तवज्जो नहीं दी जाती। जैसे मैंने आपको पहले कहा, हर प्रदेश में हर राजनीतिक दल के साथ बहुत सारे क्षेत्रीयतावाद होते हैं, प्रतिक्रियावादी जो प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रियावादी तत्व रहते हैं। उनका भी अपना राजनीतिक एजेंडा रहता है, दूसरा एजेंडा रहता है। और हमारे यहाँ स्वतंत्रता है भारत में, इसीलिए अभी तक लोकतंत्र अक्षुण है। अमृत महोत्सव मना रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात कहने की आज़ादी है, तो उस आज़ादी का फ़ायदा लीजिए, मज़ा लीजिए। आप दोनों से एक ही सवाल है मेरा। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि जहां पर कांग्रेस मजबूत होती है AIMIM जाकर के वहां पर चुनाव लड़ती है, वहां जीतती है, या फिर कांग्रेस को हरा करके बीजेपी को जिता देती है। तो बार बार ये आरोप लगते रहा कि असदुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस की बी टीम है, ये बीजेपी की बी टीम है। तो क्या इस बात को आप दोनों लोग मानते हैं कि वो आप ही के घटक दल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी पृष्ठभूमि देखिएगा, वो हैदराबाद के रजाकार लोग हैं, जो लोग भारत के स्वाधीनता का विरोध कर रहे थे और कहते थे कि हैदराबाद को मिला लिया जाए। अब उनके कहने से अगर मुस्लिम वोटों में अलग अलग बढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग वहाँ के लोकल सत्ताधारी दल को, जैसे देखिए वहाँ पर जो समाजवादी दल को उत्तर प्रदेश में करते हैं, अब ओवैसी के जाने से समाजवादी पार्टी के वोट में टकराव होता है। तो वो ऐसा सोचना, भाजपा का अपना रीति नीति है, अपनी आइडियोलॉजी है, उस पर बीजेपी काम करती है। कोई सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी आए, उसे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, मैं राजनीति आपके नम्रता से स्वीकार करता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के खड़े होने से किसी को फायदा मिल जाता है, ऐसा हो सकता है। ये राजनीतिक समीकरणों का खेल है, तो राजनीतिक समीकरण में ऐसा हो सकता है। लेकिन आप आरोप लगा देंगे कि हमारी बी टीम है, हमारी कोई ए टीम, बी टीम, सी टीम नहीं है, हमारी अपनी टीम है, भारतीय जनता पार्टी। साफ तौर पे एक चीज़ मैं पूछ लेता हूँ कि जिस तरीके से इस बार आप बोल रहे कि असदुद्दीन ओवैसी आपकी बी टीम नहीं है, पर
बाबा बाल साहब ठाकरे के जो भक्त है वो ओरिजिनल भक्त कौन है? आप एकनाथ शिंदे को मानते हैं या उनके परिवार में जो जन्मे हैं, जो उनके पुत्र है उद्धव ठाकरे, उनको मानते हैं? शिंदे जी निश्चित रूप से। ये इसलिए वो तो तो राजनीति के लिए उन्होंने इसलिए वो तो सब नहीं, काम किया। इसलिए तो नहीं क्योंकि उन्होंने बीजेपी का दामन नहीं थामा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई भी परिवार एक अलग रहती है, विचारधारा अलग रहती है। जो बाला साहब ठाकरे थे उनकी विचारधारा थी हिंदुत्व के ऊपर, तो वो हिंदुत्व के ऊपर विचारधारा। उनके पुत्र कुर्सी के मुंह में वो हिंदुत्व के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए थे और उसकी आइडियोलॉजी उल्टी चल रही थी, तो वो तो हम इसीलिए उनके साथ है, शिंदे जी के आखिरी साथ। सवाल पूछूंगा और ये बड़ा सवाल है, देश की संसद में गूंजा हुआ सवाल है कि क्या अब जो चुनाव होंगे देश में वो बैलेट पेपर पे होंगे या फिर ईवीएम पे ही होंगे? देखिए, लोगों ने ईवीएम कहा, ईवीएम से रिजल्ट आ जाता। बैलेट पेपर का हमें याद है 5 लाख अगर वोट पड़ते थे तो 3 दिन 4 दिन लग जाते थे रिजल्ट आने के लिए। किसी में भी तैयार है, अगर आवाम बोलेगी, अगर वोट जनता चोरी का बोलेगी- आरोप भी तो लग रहा है। देखिए, वोट चोरी का वो आरोप भी देखिए, तो लग रहा है। वोट चोरी बड़ा आरोप लग रहा है, वोट चोरी का मैं आरोप बता लग रहा है। हूं उसका कारण, जहां पर कांग्रेस हार जाती है तो वहां वोट चोरी होती है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है। हिमाचल में कांग्रेस जीत जाती है, वहां पर आरोप नहीं लगाते, चुपचाप 20 सर्टिफिकेट लेके चुपचाप कहीं शपथ ग्रहण कांग्रेस को करके कहीं चले कहीं जाते जिता हैं। तो नहीं देते और चुपचाप। पंजाब में आप जीत जाती, हम तो नहीं कहते हैं, या इसके पहले हरियाणा में जीत गई थी, अभी हिमाचल में कांग्रेस जीती, तब वोट चोरी नहीं होती है। जहां कांग्रेस हारती है वहां वोट, एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो वो टेढ़ा 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 राहुल गांधी जी का राग अलापते हैं, अपने साथ 2-4 विपक्षियों वो रख लेते हैं। तो ये बिल्कुल सिरे से इसको खारिज करती है भाजपा कि ना कोई वोट चोरी होती है, ना कोई जो मशीन में कोई गड़बड़ी होती है। तो ये एक हास्यास्पद प्रश्न है और हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ईवीएम का ही सहारा लेना पड़ेगा इतने बड़े भूभाग पे। अब तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात हो रही है, उस पर भी देखिए उनको आपत्ति है। तो सत्ता नहीं मिले तो वोट चोरी है, सत्ता अगर मिल जाए तो सही है। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण है राहुल गांधी जी का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया। खैर सवाल तो बहुत है और भी बुलाऊंगा मैं आपको और भी पूछूंगा आपको। खैर बहुत बहुत शुक्रिया।